शाम का वक्त था। घने जंगलों में दो दोस्त साथ साथ चल रहे थे। अरे ओ शंभू, पता है रे, आज मैं पूरे 9 वर्ष के बाद अपने घर जा रहा हूँ। सही बताऊं, मैं अपनी बहन से मिलने के लिए बहुत खुश हूँ। ये समझ कि मैं उसे पूरे 9 साल तक याद करता रहा, कब मिलूंगा कब मिलूंगा। और आज देख, इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता। अरे 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 अरे, ए भाई, तेरे घर पर तो तेरे माता पिता भी हैं, फिर तुम बहन को ही क्यों याद करते रहे? उससे मिलने के लिए ही क्यों खुश हो? तुम्हारे माता पिता से भी तो तुम 9 वर्ष बाद ही मिलने वाले हो ना। हाँ, अरे नहीं रे, माता पिता तो नहीं, लेकिन हम दोनों के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता था, इसीलिए मुझे अपनी बहन की याद बहुत आ रही है, बस यही समझ ले। हाँ, ये लो भाई, चलो दोस्त, आ गया तुम्हारा गांव। अब तुम अपने घर जाओ और मैं अपने गांव जा रहा हूं। चलो भाई, मिलते हैं फिर। राम राम। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर अलग हो जाते हैं और अपने अपने गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। विनोद तेजी से चलता है और जैसे ही अपने घर के पास पहुंचता है, वो रुककर घर को देखता है। देखो तो, अभी भी ये घर वैसा का वैसा ही है जैसा मैं 9 साल पहले छोड़ कर गया था। और गांव घर सब बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला इन 9 सालों में। चलो अंदर चलकर देखते हैं। जल्दी से घर के अंदर जाता हूं, पता नहीं मेरी बहन कैसे होगी। वो दौड़कर घर के अंदर प्रवेश करता है। अंदर रीमा खाट पर सोई हुई थी। उसका चेहरा बहुत शांत और सुंदर लग रहा था। अरे ओए होए 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 होए, देखो तो सही, देखो तो, मेरी बहन कितनी सुंदर हो गई है। नजर ना लगे इसको, आज 9 वर्ष बाद इसकी सुंदरता तो और भी ज्यादा हो गई है। हाँ, चलो जल्दी से ये दुपट्टा मैं अपनी बहन के ऊपर डाल देता हूँ, फिर जैसे ही मेरी बहन ये दुपट्टा देखेगी तो खुश हो जाएगी। विनोद चुपचाप दुपट्टा उठाकर रीमा के ऊपर डाल देता है। तभी रीमा की नींद खुल जाती है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचा लो। कोई मेरे घर में घुस आया है और मेरे ऊपर चुनरी डाल रहा है। अरे चुप चुप चुप, अरे तुमको क्या, अरे तुम इस तरह से चिल्ला क्यों रही हो? सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारा भाई हूँ, पहचानो, देखो, और चिल्लाना बंद करो। गांव वाले पता नहीं क्या समझेंगे। चुप हो जाओ, देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ। नहीं, मैं रीमा हूँ। और तुम कौन हो और मेरे घर में इस तरह क्यों घुस आए? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें पकड़कर मुखिया के पास ले जाऊंगी और मुखिया तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अरे देख बहन, मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, लेकिन इस तरह तो मत कहो। तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। ऐसा मत करो, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। मैं कितने प्यार से तुम्हारे लिए दुपट्टा लेकर आया था। 9 साल तुम्हारी यादों में रहा कि तुमसे मिलूंगा, और आज तुम एक धोखेबाज हो और तुम मुझे प्रेम जाल में फंसाना चाहते हो। चले जाओ यहाँ से। ये कैसी बातें कर रही हो तुम बहन? मैं तुम्हें बहन बहन कह रहा हूँ, कौन सा प्रेम जाल? तुम मेरी बहन हो, बहन, और तुम मुझ पर उल्टा इल्जाम लगा रही हो। क्या बात कर रही हो ये तुम? रीमा रोते हुए झोपड़ी से बाहर निकलती है और जोर से चीखती है। तभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मारो इसको, मारो साले को, मारो साले को। आह 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 आह, अरे हरिया काका, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? और ये देखिए, ये मेरी बहन है, ये मुझे पहचान नहीं रही, इसको हो क्या गया है? अरे ये तेरी बहन नहीं है, ये रीमा है, रीमा। और इसकी माता की शादी
दूसरे गांव में हो गई है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके घर में घुसने की है? अरे ये कैसे हो सकता है काका? मेरी बहन इसी घर में रहती थी। ये तो मेरे माता पिता का घर था ना। अगर आप लोग कह रहे हैं कि मेरी बहन नहीं है, तो फिर मेरी बहन कहाँ है और मेरा बैल कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो दोनों कहाँ चले गए? भीड़ में से एक बूढ़ा व्यक्ति आगे आता है। ए बेटा, तुम तो जानते हो तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति कितनी खराब थी और तुम्हारे घर में बहुत कर्जा हो गया था। इसी वजह से तू पैसे कमाने के लिए दूसरे गांव गया और आज पूरे 9 वर्ष के बाद आया है। इसके बाद तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे परिवार के साथ क्या क्या हुआ है? काका, उसके बाद क्या हुआ मेरे परिवार के साथ? पूरा सच बता दीजिए, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या हुआ है काका, बताइए। बेटा, तेरे पिता तेरे जाने के बाद मुखिया के घर में चोरी करने के लिए गया था, जिस वजह से मुखिया ने तेरे पिता और तुम्हारी माँ दोनों को मारते 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 इतना मार डाला और फिर ये घर रीमा के माता पिता को बेच दिया। क्या? और मेरी बहन, वो कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही काका। तुम्हारी बहन। बेटा, तुम्हारी बहन को भी मुखिया ने किसी दूसरे गांव में बेच दिया या उसको मार दिया या क्या किया, आज तक गांव में कोई नहीं जानता है कि तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ है। हरिया गुस्से से आगे आता है। अरे बस, बहुत हो गया काका। जो इसने अभी किया उसकी सजा इसको मिलेगी। एक जवान लड़की के घर में घुसने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? तभी मुखिया वहां आ जाता है। बस करो बस। ओ, देखो जरा तेरी शक्ल। वाह, बिल्कुल अपने बाप की तरह दिखता है और अपने बाप की तरह हरकतें भी हैं तेरी। चोर तेरा बाप भी और चोर उसका बेटा भी। क्यों रे, तू हमारे गांव में आ गया है फिर से चोरी करने? चलो, इसको बांधो और बांध कर इसको मारो, ताकि इसके बाप का किया हुआ कर्म इसके बेटे को भी भुगतना होगा। मारो इसको। अरे बस 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 बस। ए मुखिया, इसको छोड़ दे। इसके पिता ने जो किया था उसकी सजा तुम इसको क्यों दे रहे हो? ये तो यहां पर था भी नहीं। ओ काका, चुप हो जाओ। गंदा खून आखिरकार गंदा होता है। इसका बाप गंदा था तो ये भी गंदा ही होगा, और आज इसने अपना रंग दिखा दिया। एक जवान लड़की के घर में घुसकर गंदी हरकत करने गया था ना। मारो इसको, मारो। गांव वाले विनोद को पेड़ से बांधते हैं और बहुत मारते हैं। तभी झाड़ियों के पीछे से एक बैल खड़ा सब देख रहा था। वो झाड़ियों के पीछे एक बैल खड़ा है और वो मुझे देख रहा है। क्या कहीं वो मेरा बैल तो नहीं? लेकिन इतने बरसों बाद वो मुझे कैसे पहचान सकता है? शायद वो कोई और बैल होगा। अरे रे 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 रे। फिर सब गांव वाले चले जाते हैं। मीरा चुपके से आती है और रस्सियां खोलती है। तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मुखिया तुम्हें फिर से मारेगा। हटो मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे, जाने दो। विनोद गांव छोड़ देता है और घायल हालत में तालाब किनारे बैठकर जख्म धोता है।
पता नहीं मुखिया ने मेरी बहन के साथ क्या किया होगा। विनोद, किसी भी कीमत पर तुझे अपनी बहन का पता लगाना ही होगा। हाँ। तभी वही बैल वहां आता है और गिर जाता है। अरे, ये बैल अचानक से यहां पर कैसे गिर गया? और इसके शरीर पर इतने जख्म भी हैं। अरे बाप रे बाप, लगता है इसे किसी ने बहुत मारा है। मुझे इसके जख्म पर औषधियां लगा देनी चाहिए। रुको रुको रुको, तुम हिलना मत, मैं लेकर आता हूं। रुको रुको। वो झाड़ियों से औषधि लाता है और बैल के जख्मों पर लगाता है। कुछ देर बाद बैल को होश आता है। तुमने मुझे बचा लिया। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। अरे लेकिन तुम मुझे पहचानते हो क्या? मतलब मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, बचपन का दोस्त। जब तुम अपनी बहन और माता पिता को छोड़कर गांव से चले गए थे ना, तब भी मैं हर पल तुम्हें याद करता था। तुम्हारे माता पिता के मरने के बाद मुखिया ने तुम्हारी बहन को पड़ोस के गांव के सेठ के घर काम करने को बेच दिया। तब से मैं रोज उस सेठ से राधा को बचाता हूं और सेठ रोज तुम्हारी बहन को मारता है। बस इसी वजह से मेरा पूरा शरीर घायल है। क्या बात कर रहे हो? मेरी बहन खतरे में है? कैसी है वो? कहाँ है? तुमने उसे देखा है? कितनी बड़ी हो गई है? वो मुझे पहचानती है क्या? क्या हुआ है उसके साथ? कहाँ है वो? मुसीबत में है वो बेचारी। हाँ, वो तुम्हें पहचान जाएगी और तुम्हें अपनी बहन को बचाना होगा। मुझे पता है कि वो कहाँ है। तुम चलो मेरे साथ, आओ। मेरी फूल सी बहन पर उस सेठ ने हाथ उठाया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चलो आओ नंदी, चलते हैं और अपनी बहन को वापस लेकर आते हैं। चलो। नंदी और विनोद दोनों वहां से निकलते हैं और कई घंटे सफर के बाद वो दूसरे गांव पहुंचते हैं, जहां बहुत ही सुंदर गांव दिखाई देता है। अरे वाह 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 वाह, इतना सुंदर गांव तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये बहुत ही अद्भुत है और पैसे वालों का गांव दिख रहा है। क्यों नंदी? हाँ, जितना सुंदर ये गांव दिख रहा है ना, उतना ही इस गांव के व्यक्ति क्रूर हैं। यहां के लोग गुलाम खरीदते हैं और उसके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं। क्या बताऊं, मेरी बहन पता नहीं कैसी होगी, किस हालत में होगी। ए नंदी, कुछ भी कर, मुझे अपनी बहन के पास ले चल। मुझे उसे देखना है, जल्दी कर। मैं उसके बिना तड़पा जा रहा हूं, जल्दी कर नंदी। हाँ, ठीक है, चलो, बस थोड़ी ही दूर है। मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूं। आओ। दोनों हवेली के बाहर आते हैं। एक कोने में राधा फटे पुराने कपड़ों में बैठकर जोर जोर से रो रही थी। हे भगवान, माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए? मुझे अब नहीं रहना है यहाँ। मैं थक गई हूँ रोज मार खा खा के। तभी पीछे से सेठ गुस्से में आता है। अरे ओ कम बखत की मारी, मैंने तुझे यहाँ पे काम करने के लिए रखा है, ना कि बैठकर मातम मनाने के लिए। चल, अब जल्दी से उठ जा और घर के सारे कपड़े धो डाल, और उसके बाद एक काम खत्म करेगी तो दूसरा काम मिलेगा, दूसरे के बाद तीसरा। फटाफट काम कर, और घर में झाड़ू पोछा और भी बहुत कुछ करना है। जल्दी कर। सेठ जी, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। पहले कुछ खाने को दे दीजिए, उसके बाद मैं सारा काम कर दूंगी। मैं तुझे यहाँ कोई रानी बनाने के लिए नहीं लाया हूँ। नौकरानी है तू, नौकरानी, कोई रानी नहीं, जो दिन भर आराम करेगी। बड़ी आई, थोड़ा सा कुछ काम कर लेती है, टांगे फैला के बैठ के रोने लग जाती है। भूख लगी है कि थक गई है कि इसके मम्मी पापा की याद आती है। नहीं तो
अरे देख क्या रही है, चल घर का बाकी का सारा काम कर, फिर जाकर एक वक्त का खाना मिलेगा, समझी? अरे चल चल, जल्दी जल्दी हाथ चला, नहीं एक बेंत पीठ पे खींच के मारूंगा ना, ठीक हो जाएगी, चल। ये बात विनोद सुन लेता है। ये कितना क्रूर है। ये मेरी बहन के साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर रहा है। इसका तो मैं गला दबा दूंगा। इसको मैं। शांत हो जाओ विनोद, बस यही समझ लो, इसी तरह तुम्हारी बहन 9 वर्ष से इसके यहां पर है। मैं अपनी बहन को इसके यहां से छुड़ा के रहूंगा। अरे मैं भगा ले जाऊंगा उसको, तुम देखना। विनोद तेजी से सेठ के सामने पहुंचता है। तुम? अरे भाई तुम कौन हो और यहां क्या करने के लिए आए हो? चलो जाओ यहां से, चलो चलो चलो, भागो यहां से। मेरी बात कान खोल के सुन सेठ, मुझे राधा से मिलना है। वो मेरी बहन है और मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं, समझा? अरे ओ छोटी बहन के बड़े भैया, होता कौन है रे तू ले जाने वाला? मैंने उसे पूरे 5,000 सोने के सिक्के में खरीदा है और हर महीने 100 सोने के सिक्के देता हूं उसे गुलाम की तरह काम करवाने के लिए, समझा? ले जाने आया है, चल चल दफा हो जा यहां से। देखना तो दूर की बात है, मैं तुझे उसे छूने भी नहीं दूंगा। चल निकल यहां से। ओ सेठ, तू कुछ भी कर ले, मैं अपनी बहन को यहां से ले जाकर ही रहूंगा। वो मेरी बहन है, किसी की गुलाम नहीं, समझा? अच्छा, तो ये बैल भी यहां पे आ गया। मैं इसको रोज मारता हूं, लेकिन ये ससुरा रोज यहां पे आ जाता है मार खाने के लिए। अरे चला जा यहां से, वरना मैं बेत मार मार कर तुम दोनों की खाल उधेड़ लूंगा। अरे चलो रे, निकलो यहां से। तू कुछ भी कर ले सेठ, मैं अपनी बहन के बिना यहां से नहीं जा सकता। अरे ओ रवि, ए रवि, ए चेलो, अरे जल्दी जल्दी आओ रे। इन ससुर के नातियों को हमारी हवेली से मार मार के भगाओ। अरे इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी हवेली में घुसने की? मारो इनको। 2-3 आदमी आकर विनोद को धक्का देकर हवेली से बाहर फेंक देते हैं और सेठ चाबुक निकालता है और नंदी को मारने लगता है। अरे रे, नहीं 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 नहीं, तुम तो रुको रुको, मेरे नंदी को मत मारो। तुम बस नंदी को छोड़ दो, जो करना है मेरे साथ करो। अरे छोड़ दो नंदी को। हाँ क्यों रे बेटवा, जब नहीं था पेट में गूदा तो क्यों हमारी लंका में कूदा है? इतना याद रखना, मैं कोई मामूली सेठ नहीं हूं, बेंत मार कर खाल उधेड़ लेता हूं, समझ गया? चल निकल यहां से। विनोद और नंदी पेड़ के नीचे बैठकर रोते हैं। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया? मैं 9 वर्षों में धन कमाया ताकि अपनी बहन, माँ, पिता को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं, लेकिन मेरे पास इतना धन भी नहीं है जो मैं अपनी बहन को छुड़ा सकूं, और ना ही मेरे माता पिता रहे, ना ही मेरा घर रहा। सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे अपनी बहन से मिलना है रे नंदी, कुछ भी कर, मुझे राधा से मिलवा दे बेचारी। अरे चुप हो जाओ विनोद, लेकिन हाँ, एक उपाय है। रात होते ही तुम हवेली के पीछे के दरवाजे से अपनी बहन के पास जा सकते हो और उससे मिल सकते हो। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, मैं आज रात होते ही अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन हाँ,
उसे भगाने की कोशिश मत करना। अगर तूने उसे भगाने की कोशिश की और अगर कहीं पकड़े गए तो वो तुम्हारी बहन को जान से मार देगा। इसीलिए हमें उसे यहां से निकालने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अभी तुम सिर्फ अपनी बहन से मिलकर वापस आ जाना, ठीक है? ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही करूंगा। तुम्हें ज्यादा अनुभव है यहाँ का। ठीक है। फिर आधी रात होते ही विनोद चोरी चुपके हवेली के पीछे के दरवाजे से अंदर आता है। बाप रे, ये तो इतनी बड़ी हवेली है। अब मैं कैसे अपनी बहन को ढूंढूं? पता नहीं कहाँ होगी। थोड़ा आगे जाने पर रसोई से खांसने की आवाज आती है। अरे, इतनी रात को ये रसोई से खांसने की आवाज किसकी आ रही है? जाकर देखना चाहिए। वो किचन में जाता है, तभी राधा जमीन पर सोई होती है। ए भगवान, ए भगवान, क्या मेरी मासूम सी बहन यहाँ जमीन पर सोई हुई है और ढंग की एक चादर भी नहीं है? क्या हो गया है, क्या हो गया है ये? विनोद राधा के सिर पर हाथ रखता है, तभी राधा की नींद खुल जाती है। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। डरो मत बहन, मैं तुम्हारा भाई विनोद हूँ। मैं तुम्हें इस नर्क से निकालने के लिए आया हूँ। हाँ, एकदम चुप चुप चुप। भैया, आप आ गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप कभी मेरे पास आओगे। सब कहते थे कि आप मर गए हैं और पिताजी भी, माँ भी, सब मर गए और मैं अकेली इस दुनिया में अनाथ हूँ। मैं भी सोचती थी कि शायद मुझे कोई नहीं बचाएगा, लेकिन मेरा भाई वापस आ गया। मैं बहुत खुश हूँ। चिंता मत कर बहन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें मैं ना यहाँ से सही सलामत निकालूंगा। अब तू आराम कर, मैं इस सेठ को सबक सिखाने का बंदोबस्त करता हूँ, है ना? परेशान मत होना, रोना मत, अपना ध्यान रखना। मैं आऊंगा तुझे लेने, ठीक है? विनोद वहां से जाने लगता है, तभी सेठ के कमरे में हंसने की आवाज आती है। अरे, ये सेठ आधी रात को अपने कमरे में हंस क्यों रहा है? जाकर देखना चाहिए। विनोद झांकता है, वहां एक काला साया खड़ा था। तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं तुम्हारे पास पूरी 20 लड़कियों की बलि दे चुका हूं। अब ये लड़की भी आने वाली पूर्णिमा के दिन 18 वर्ष की पूरी हो जाएगी। उसके बाद मैं इसे भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा और पूर्णिमा तो कल ही है। तुमने अपना वादा पूरा किया। तुमने 20 लड़की की बलि दी, लेकिन फिर भी तुम पर कोई शक नहीं करता। अरे कौन शक करेगा? मैं गुलाम बाजार से लड़कियां खरीदता हूं और उसकी मुंहमांगी कीमत देता हूं, तो किसी को खोजने की जरूरत ही नहीं है। अब बस ये लड़की को बलि देते ही मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा और सब मेरे गुलाम बन जाएंगे। विनोद ये सब सुनकर डर जाता है। अरे दादा रे दादा, ये क्या? यानी ये सेठ जो दिखता है वो है नहीं, और जो दिखाता है वो नहीं करके जो नहीं दिखाता वो करने वाला है। हे भगवान, ये क्या करने वाला है? ये क्या करने वाला है मेरी बहन के साथ? और इसने तो 20 लड़कियों की बलि दे दी है। ये बात मुझे नंदी को बताना होगा। हाँ। तभी बर्तन गिर जाता है। सेठ शक करता है।
ए, कौन है बाहर? आओ। अरे भागने की कोशिश मत करना, रुक जाओ। कौन है रे? कौन है? रुक रुक। सेठ बाहर आता है, बर्तन देखकर वापस चला जाता है। विनोद बाल बाल बचकर बाहर निकलता है। क्या हुआ विनोद? तुम अपनी बहन से मिले? कैसी है वो ठीक तो है ना? नंदी नंदी मेरी बहन बड़ी मुसीबत में है। वो जो सेठ है ना, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। वो काला जादू करता है और वो किसी काले साए से मिला हुआ है। और उसने अब तक 20 लड़कियों की, हाँ 20 लड़कियों की बलि दे दी है। और बस एक और लड़की की बलि देने की बात कर रहा है, और वो मेरी बहन राधा है। हे नंदी, मुझे अपनी बहन को उसके चंगुल से किसी भी हाल में बचाना होगा। हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा था कि वो कई सारे गुलाम को लाया तो था, लेकिन सब गायब हो गए, और एक राधा ही क्यों उसके पास थी। यानी कि राधा की उम्र नहीं हुई थी, और बाकी सब जितने गुलाम वो लेकर आया था, सब 17-18 वर्ष की हुआ करती थीं। अब समझ आया। समझ गया ना सब, लेकिन अब ये बता कि हमें इस समस्या का सामना कैसे करना होगा, इसका उपाय क्या होगा? चलो, अब मेरे पास एक उपाय है। यहीं से घने जंगलों के बीच एक साधु महाराज बैठते हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए। वो हमें कोई न कोई उपाय जरूर बता देंगे। चलो। हाँ, तो ठीक है, चलो चलते हैं, चलो। दोनों अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और थोड़ी ही दूर जाने के बाद साधु महाराज के पास पहुंचते हैं। देखो विनोद, यही वो साधु महाराज हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। जाओ, बात करो। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। फिर दोनों साधु महाराज के पास जाते हैं। बताओ, कैसे आना हुआ? साधु महाराज, मेरी मदद कीजिए। मेरी बहन एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। एक सेठ उसे अपनी गुलाम बना के रखा है, और पूर्णिमा के दिन 18 साल होते ही उसकी बलि एक काले साए को देने वाला है। आखिर इसका क्या सच है, और वो ऐसा क्यों कर रहा है, पता नहीं। और पता है, वो लगभग 20 लड़कियों की बलि दे चुका है। अच्छा, यानी तू उस सेठ की बात कर रहा है। वो तेरी बहन की बलि देकर सर्वशक्तिशाली बनना चाहता है। उसने तुम्हारी बहन की बलि देने के लिए पूरे 9 वर्षों तक उसे अपने यहां नौकरों की तरह काम करवाया है, क्योंकि उसने जितनी भी बलि दी है वो सब एक मामूली बलि थी। और तुम्हारी बहन की बलि देते ही वो सर्वशक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बहन का जन्म एक ऐसे नक्षत्र में हुआ है जिसमें जन्मी हुई कन्या बहुत ही शक्तिशाली होती है। और हां, इसका गुण परवल होता है। इसी वजह से वो तुम्हारी बहन की बलि देना चाहता है। हाँ, मतलब वो तो ठीक है, लेकिन आखिर वो काला साया क्या है जो इतनी सारी लड़कियों की बलि ले चुका है? वो क्या चाहता है? वो काला साया वो कोई और नहीं बल्कि एक अघोरी की आत्मा है। वो 21 कन्या की बलि पूरी होते ही वो उस सेठ के शरीर में समा जाएगा, और फिर उसको एक नया शरीर प्राप्त होगा, और उससे वो सर्वशक्तिशाली होकर फिर से अपना प्रकोप इस पूरी दुनिया पर फैलाएगा। लेकिन हां, इसे केवल और केवल तुम रोक सकते हो। क्या? मैं तो एक मामूली सा लड़का हूं। भला मैं इतने बड़े अघोरी की आत्मा को मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? मैं कैसे उसका सामना कर सकता हूं? मतलब क्योंकि तुम्हारी बहन का नक्षत्र जिस काल में है, तुम्हारा भी नक्षत्र उसी काल से जुड़ा हुआ है। इसीलिए तुम्हें कल पूर्णिमा की रात जैसे ही वो तुम्हारी बहन की बलि देगा, उसी वक्त तुम्हें अपनी बहन के साथ में खड़े हो जाना है। तभी वो साया वो बलि नहीं ले पाएगा, और तुम दोनों एक होकर काले साए का
सामना कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम दोनों ये करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। जी साधु महाराज, कुछ भी हो जाए, पर मैं अपने मालिक के इन दोनों बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। तभी मीरा उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से, चलो जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर बहुत परेशान हो गई। चलो, मुझे मुखिया से बचा लो। वो मुझसे शादी करना चाहता है। मुझ पर वो गलत नजर डाल रहा है। पहली बार मैं तुम्हारे पास गया था तो तुमने मुझे पूरे गांव वालों से मार खिला दिया, जबकि मैं तुम्हें बहन मानता था। बहन 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 करके बोल रहा था। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। चुपचाप यहां से चली जाओ, जाओ। ऐसा मत करो। भगवान के लिए तुम इतने पत्थर दिल मत बनो। अगर मेरी जगह तुम्हारी बहन होती तो क्या तुम उसे इस तरह मुसीबत में छोड़ देते? भगवान के लिए मेरी मदद करो। विनोद, ये ठीक कह रही है। जिस तरह तुम्हारी बहन की जान और इज्जत जरूरी है, उसी तरह से हर लड़की की इज्जत और जान जरूरी है। देखो, मुखिया को सबक सिखाना होगा। मैं भी इतने वर्षों से इसी पल का इंतजार कर रहा था कि कब तुम और मैं मुखिया से बदला लेंगे। अरे लेकिन हमें तो पहले अपनी बहन को बचाना है ना। हाँ ठीक है, चलो चलो आओ चलते हैं। फिर विनोद, नंदी और मीरा तीनों वहां से निकल पड़ते हैं और चलते चलते मुखिया के घर पहुंचते हैं। अच्छा तो तुम इन दोनों को भी लेकर आ गई हो, लेकिन ये दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चल जल्दी से शादी का जोड़ा पहन और मेरे साथ मंडप में बैठ जा, वरना तुम्हारी माँ आज आखिरी सांस ले लेगी आज। अरे देख क्या रही है, जल्दी कर ले। तुम मुखिया हो, लेकिन इस तरह जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। मेरी माँ को छोड़ दो। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करना चाहती। ए मुखिया, तूने मेरे परिवार के साथ बहुत गलत किया और अब तुम इसके परिवार के साथ भी गलत कर रहे हो। चुपचाप इसको छोड़ दो, इसकी माँ को छोड़ दो और यहां से चले जाओ, नहीं तो आज तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। अच्छा, अरे रे रे रे, मैं तो डर गया। सुन रे, तू एक मामूली सा छोकरा होकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गांव का मुखिया कहते हैं मुखिया, समझा? तभी नंदी जोर से दौड़ता हुआ आता है और मुखिया को एक सींग मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। तुम्हारी वजह से मेरे मालिक और मालकिन पर चोरी का इल्जाम लगा था और तुमने पूरे गांव वालों के सामने उनको बेइज्जत किया था और राधा को भी तुमने बेच दिया, गुलाम बाजार में बेच दिया तुमने। ये सब कैसे याद है तुमको? क्योंकि मैं वफादार था और अपने मालिक का बदला लेना चाहता था, और आज विनोद के आते ही मुझ में हिम्मत आ गई। तभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। ये तो भाई बहुत गलत किया मुखिया ने, इसकी सजा मिलेगी इसको। सब लोग मिलकर मारो इसको, मारो, है, मारो। फिर सभी मिलकर मुखिया को बहुत मारते हैं। अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गया था। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो। तुमने मेरी मदद की
और मेरी माँ को बचा लिया। बेटा, मुझे नहीं पता था वो घर तुम्हारा है और मुखिया मुझे बेच रहा है, तो मैं वो घर कभी नहीं लेती। हाँ, चलो अब जो हो गया सो हो गया। मुझे यहां से जाना चाहिए। मुझे राधा को बचाना है। चलो नंदी। मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारी बहन को बचाने में मदद करूंगी। तुम्हें मदद करने की जरूरत नहीं है। चली जाओ यहां से, मैं खुद ही अपनी बहन को बचा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी रक्षा की है और मेरी माँ को बचाया है, तो मुझे तुम्हारी बहन को बचाना ही है, वरना मैं कभी चैन से नहीं रह पाऊंगी। ए विनोद, अरे अब जाने भी दे इसको। अगर 3 रहेंगे ना तो थोड़ा साथ मिल जाएगा। क्यों इतना मुंह फुला के घूम रहा है? अब मान भी जा। फिर तीनों वहां से निकल पड़ते हैं और सेठ के घर के पास पहुंचते हैं। देखो, अब कुछ ही देर में चांद पूरी तरह से आसमान में उगने वाला है और जल्दी से मुझे अपनी बहन के पास जाना होगा। और हाँ, नंदी, तुम काले साए पर ध्यान रखना कि वो कब आ रहा है। और मीरा, तुम जाकर सेठ को एक कमरे में बंद कर देना और ध्यान रहे कि सेठ कमरे से बाहर न आ सके। ठीक है? ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। फिर तीनों चोरी चुपके घर में घुसते हैं। वो सेठ किस कमरे में हो सकता है, जल्दी से देखते हैं। फिर मीरा आगे जाती है। तभी वो सेठ के कमरे में देखती है कि वो सो रहा है। सुनो विनोद, ये जो काला साया है ना, ये किसी भी वक्त कमरे में प्रवेश कर सकता है। तुम फटाफट भागकर अपनी बहन के पास जाओ। जाओ। फिर विनोद भागकर रसोई में जाता है, जहां राधा सोई हुई थी। हे राधा, राधा, उठो उठो उठो, जल्दी करो। अरे अरे, उठो राधा, उठो 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 उठो। क्या हुआ भैया? आप इस वक्त यहाँ? चले जाइए यहाँ से, सेठ ने देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा। काला साया आ रहा है तुम्हारी बलि लेने के लिए और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ। क्या? काला साया? फिर विनोद राधा का हाथ पकड़कर जाने लगता है। तभी काला साया उनके सामने आ जाता है। कौन हो तुम और मेरे शिकार के साथ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहां से, ये मेरा शिकार है, मेरा शिकार। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चले जाओ यहां से, नहीं तो बचोगे नहीं। भैया, ये कौन है? ये तो कोई भूत लग रहा है। भैया, मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डर मत राधा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ठीक है ना? मैं हूं ना? हाँ। तभी काला साया विनोद के नजदीक आने लगा। इतने में ही नंदी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम इन दोनों को छू भी नहीं सकते। चले जाओ यहां से, चले जाओ। तू एक बैल होकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। तभी काले साए से तेज रोशनी निकलती है, जिससे कि नंदी वहीं पर मर जाता है। नंदी, नहीं 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 नहीं, नंदी नंदी, मेरे नंदी उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नंदी उठ जाओ नंदी। ये अब कभी नहीं उठेगा। मैंने इसे मार दिया। ये खुद को समझता क्या था कि एक बैल होकर मेरा मुकाबला करेगा। मेरा। और ये सेठ कहां रह गया? उसे तो अभी इस वक्त यहां होना चाहिए था। वो कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। रुक जा, अब मैं पहले तेरी बलि लूंगा,
फिर तेरे बहन की बलि। ओ! इतना कहकर वो हमला करने लगता है। तभी राधा विनोद का हाथ पकड़ लेती है। इतने में ही तेज रोशनी उसके हाथों से निकलती है और काला साया जलने लगता है। ये कैसे हो सकता है? ये तुम्हारे हाथों से ये रोशनी कैसे निकल रही है? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। छोड़ो 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 मुझे। ये रोशनी कैसे निकल रही है? हाँ, लगता है साधु महाराज ने इसी के लिए कहा था कि हम दोनों बहन भाई का प्यार एक होते ही इसका अंत होगा। यानी हम दोनों का प्यार ही इसका अंत है। भैया, ये तो मर गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी शक्ति से ये मर गया। इतने में मीरा सेठ को लेकर आ जाती है। अरे अरे, तुम दोनों ने मुझे आखिरकार आजाद कर दिया। वो काला साया, वो मुझे कई वर्षों से अपने इशारों पर नचा रहा था। आज उसके जाते ही मुझे सब कुछ याद आ गया। पता है, मैं एक दिन तालाब के किनारे जा रहा था। उसी वक्त अघोरी का काला साया आया। उसने मुझे घेर लिया और तब से मैं उसके इशारे पर सभी लड़कियों की बलि देता जा रहा था। मुझे तो अपने आप पर शर्मिंदगी हो रही है। देखो देखो, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, अनजाने में गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। ये सब उस काले साए ने आपसे करवाया है। ठीक है, कोई बात नहीं। इतना कहकर विनोद नंदी के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। बस 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 बस, शांत हो जाओ। अब रोने से कोई वापस नहीं आएगा। चलो, इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। चलो। फिर सभी ने मिलकर जैसे तैसे एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा, नंदी को दफन कर दिया। मैं तुमसे वादा करता हूं नंदी, तुमने मेरी बहन का इतने समय तक साथ दिया, उसकी रक्षा की। मैं अपनी बहन को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा और इसे एक अच्छी जिंदगी दूंगा। हाँ, वादा है मेरा तुमसे, वादा। हाँ, देखो, तुम्हारी बहन ने इतने वर्षों तक मेरे घर की सेवा की है, इसीलिए मैं तुम्हें धन देता हूं जिससे तुम अपनी बहन के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता सको। इतना कहकर सेठ उसे थोड़ा धन देता है, जिसे लेकर विनोद अपनी बहन के साथ अपने गांव लौट जाता है। विनोद, तुम मुझसे शादी कर लो, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। क्या? देखो, मैं तुमसे शादी कभी नहीं कर सकता। भैया, मीरा बहुत अच्छी लड़की है, आप इससे शादी कर लो ना। इसने हमारी मदद की है और देखो ये कितनी सुंदर है। आप दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी। देखो, अब तो तुम्हारी बहन ने भी हाँ कर दी है। अब तो मुझसे शादी कर लो। अब चलो ठीक है, हम दोनों बहुत ही जल्द शादी कर लेंगे। बस अब खुश? ठीक है। कुछ ही दिनों बाद विनोद मीरा से शादी कर लेता है और अपनी बहन राधा के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करने लगता है।